मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था सॉइल ऑफ बिहार ना, बिहार की मृदा के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था कि बिहार में कौन कौन सी मृदा है और उस मृदा का रीजन क्या है और उस मृदा की अपनी कैरेक्टर क्या है। उसको हम लोगों ने रीजन वाइज जोड़ दिया था, ठीक है। हिमालय के साथ जोड़ दिया था, प्लेटू रीजन के साथ जोड़ दिया गया था और गंगेटिक प्लेन के साथ जोड़ दिया गया था। टॉपिक को जब इस तीनों के साथ जोड़ा गया था तो चीज़ें उसके कैरेक्टर के बारे में जानना ईजी हो गया था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे भारत की भारत की मृदा परिच्छेदिका, भारत की मृदा परिच्छेदिका की हम बातें करें और आप इसे बोल सकते हो भारत की मृदा परिच्छेदिका या भारत का मृदा तंत्र, भारत का मृदा तंत्र, ये बातें हम कर सकते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे। मान लीजिए नॉर्थ की अगर हम बातें करें तो नॉर्थ में पर्वतीय मृदा मिल जाएगी, सबसे नॉर्थ में पर्वतीय मृदा मिल जाएगी, माउंटेनियस सॉइल मिल जाएगा, माउंटेनियस सॉइल। पर्वतीय मृदा के बाद समझिए, देखो पर्वतीय मृदा का मतलब क्या हुआ, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वहां पे कौन सी मृदा है, पर्वतीय मृदा है। अब उसके साउथ अगर हम जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे तो हमें मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में कौन सी मृदा है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा से साउथ की तरफ जाएंगे तो दक्कन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, साउथ आपका, जब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान से साउथ की तरफ चलेंगे तो हमें प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। क्या मिलेगा नीचे, प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बातें करें तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा हिस्सा दक्कन कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्कन। तो सबसे बड़ा हिस्सा अगर दक्कन कहलाता है तो दक्कन वाले रीजन में लावा का प्रवाह हुआ था तो वहां पे काली मृदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लासरूम साफ ऑफ नहीं होता है क्या, क्लासरूम साफ नहीं होता है क्या, शांति रखो। ये क्लासरूम साफ नहीं होता है क्या, संडे को होता है। तो संडे तो बीत ही गया, अभी कुछ दिन पहले संडे तो बीत ही गया है। कैसी, आज कोई नहीं, क्लासरूम तो साफ सफाई करा के बोल करके साफ सुथरा रहता है तो अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती है, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्स आ ही नहीं रही है तो मास्टर पढ़ाए कैसे। ठीक है, और मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही तो आपको भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये सब चीज आपको आ रही है पॉजिटिव वाइब, तुम लोग, आप लोगों का चेहरा देख के लग रहा है कि नहीं आ रही है असल में। तो सुबह सुबह क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, वो नहीं आएगी तो फिर दिक्कत है। चलो, जलोढ़ मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी आ जाएगी, काली। तो हम डिस्कस करेंगे आपका काली मृदा का, काली मृदा। काली मृदा के बाद दक्कन की अगर हम राइट में चले, दिमाग में बस प्रेशर डालो, दक्कन, दक्कन का मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका। ये दक्कन से अगर हम राइट में चले, राइट का मतलब किधर जा रहे हैं, तमिलनाडु की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं, झारखंड की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, तेलंगाना की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे आपका लाल और पीली मिट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, मृदा, ठीक है। अगर हम क्या कहते रहते हैं, हम दक्कन के पूरब में, ये वाला हिस्सा दक्कन के किधर है आपका, पूरब में, ये पूरब में, लाल और पीली मिट्टी दक्कन के पूरब में है। अब हम दक्कन के पश्चिम और दक्षिण चलते हैं, ठीक है। लेटेराइट, केरल वाला रीजन क्या मिल जाएगा, लेटेराइट मृदा मिल जाएगी। यहाँ पे हमें मिल जाएगी लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। इतना डिस्कशन करके हम पूरे के पूरे साउथ इंडिया को कवर कर लेंगे, ठीक है। साउथ इंडिया के बाद थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ठीक है। नॉर्थ में दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार के उत्तर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, उत्तर में। और उत्तर में चल के आपका उत्तर और पश्चिम में चलते हैं, भारत के उत्तर और पश्चिम में चलते तो राजस्थान मिल जाएगा। तो वहाँ पे कैसी मिट्टी मिल जाएगी, वहाँ पे हमें मरुस्थली मिट्टी मिल जाएगी। उस रीजन में हमने बोला कि डेजर्ट सॉइल मिलेगी या मरुस्थली मृदा मिल जाएगी, डेजर्ट सॉइल या मरुस्थली मृदा। यहाँ पे हमें मिल जाएगी डेजर्ट सॉइल या मरुस्थली मृदा। मेन भारत की सॉइल यही है,
मेन भारत की सॉइल क्या है आपका, यही है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो गुजरात की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, गुजरात की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका सैलानी मृदा, या बोल सकते हो क्या कहते हैं आपका लवणी मृदा। क्या मिल जाएगी, लवणी मृदा मिल जाएगी आपकी, ठीक है। जब कहाँ पे लवणी मृदा मिलेगी, कच्छ वाले हिस्से में, कच्छ का जो रण वाला हिस्सा है वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिल जाएगी, लवणी मिट्टी मिल जाएगी। भारत में कहीं कहीं आपके दलदल है, क्या है, कहीं कहीं दलदल है, तो दलदल में कांप मृदा मिल जाएगी या दलदली मृदा मिल जाएगी। इसमें इसलिए क्या है आपका, लवणी मृदा हो गई, कांप या दलदली मृदा हो गई, आपका सारा जलोढ़ का प्रकार है। सारा किसका प्रकार है, जलोढ़ का। अब जलोढ़ मिट्टी में अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा आ गई तो लवणी हो गई। आई बात में, जलोढ़ मिट्टी अगर आपका उस क्षेत्र में पैदा हो जाए जहां पे आपका दलदल बैठा हुआ है, साथ ही साथ अब चूंकि दलदल है तो जैविक पदार्थ भी क्या होंगे, ज्यादा। जैसे ही आपका मिट्टी में जैविक पदार्थ ज्यादा होंगे, मिट्टी का आपका जो नेचर होगा आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तो मृदा अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय हो जाएगी, जैविक पदार्थ ज्यादा है, तो वैसी मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं, वैसी मिट्टी को हम बोल देते हैं आपका कांप मृदा बोल देते हैं, या उसे हम दलदली मिट्टी बोल देते हैं। उसे स्वयं सॉइल भी कहा जाता है, स्वयं का मतलब दलदल होता है। आई बात में, तो मेन यही 6 प्रकार है। 2 एक्स्ट्रा प्रकार इसलिए आ जाता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का नेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक आ जाता है सैलाइन मृदा या लवणी मृदा, और एक आ जाता है आपका दलदली मृदा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत के मृदा तंत्र का वर्णन करते हुए इस क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलों की चर्चा करें। तो हमें क्या करना है, एक एक मिट्टी लेना है। क्या लेना है, एक एक हमें सॉइल लेना है, मृदा लेना है, और उस मृदा की विशेषताओं के बारे में लिखना है। और विशेषताओं के बारे में लिखने के बाद समझो, उस मृदा की विशेषताओं के बारे में लिखना है, और विशेषताओं के बारे में लिखने के बाद समझो हमें क्या कर देना है, हमें आपको दिखाना है कि इसमें किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। बिहार में तो हमने दिखा लिया कल किसका किसका फसल का उत्पादन होता है, ठीक है, कल आपको बताया था, ठीक है। और कल क्या आपका पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है। जब आपको उत्तर बिहार का मिट्टी बताया गया, उत्तर बिहार का क्षेत्र बताया गया, तब भी फसल बताया गया। दक्षिण बिहार का क्षेत्र बताया गया, तब भी क्या बताया गया, फसल बताया गया। जब शिवालिक वाला रीजन बताया गया, तब भी आपको क्या बताया गया, फसल बताया गया। उसी टॉपिक को आपको कल वाले टॉपिक में जोड़ना था। आदिवासी में तो यहाँ से एक एक पॉइंट उठाइए, एक एक मिट्टी उठाइए। अब देखो पूरा का पूरा डायमेंशन आपका कितनी चीजों पे फोकस होगा। कोई भी आप सवाल उठा लीजिए, सबसे पहले आप दिखाइएगा कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का भारत में विस्तार कहाँ पर है। विस्तार में स्टेट हम नहीं लिखेंगे, आदिवासी में विस्तार में स्टेट हम 2 काम लिखेंगे आपका। विस्तार में क्या करेंगे आपका, आप डाटा लीजिएगा एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी से आपका डाटा में ये दिखाएगा विस्तार में भारत के कितने % हिस्से पर, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर ये बैठी हुई है। एनसीईआरटी से डाटा उठाइएगा, कितने % भूभाग पर बैठी हुई है, प्लस विस्तार में किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में उपस्थित है, किस क्षेत्र में उपस्थित है। फिर आपको दिखाना है कि ये जो मिट्टी है, इस मृदा का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उत्पत्ति। अगला पैराग्राफ लेके आप, ये जो मृदा है, इस मृदा की विशेषता क्या है, इस मृदा की विशेषता क्या है। और लास्ट में हमें दिखा देना है ये जो मृदा है, इस मृदा में किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। ये जो मृदा है, इस मृदा में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है, ठीक है। हमें अपने पूरे के पूरे डिस्कशन को 1, 2, 3 और 4 इसी 4 डायमेंशन में लेके चलना है। इसी हर सॉइल को, हर मृदा को हम इसी 4 डायमेंशन में लेके चलेंगे। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप फिगर बना सकते हैं तो प्लीज जरूर फिगर बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप फिगर बना सकते हैं, आप क्या कहते हैं, फिगर जरूर बनाइएगा। आपको लगता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा किल हो रहा है, कोई बात नहीं, बिना फिगर बनाए आगे निकल जाइएगा। फिगर अगर बनाओगे तो मान लीजिएगा आपको हर क्वेश्चन पे, अगर भूगोल में फिगर आप बना देते हो तो आधा नंबर 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा आप, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए पर्वतीय मृदा माउंटेनियस सॉइल। चलिए पर्वतीय मृदा की बातें अगर करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि पर्वतीय मृदा का विस्तार, पर्वतीय मृदा का विस्तार भारत के किस रीजन में है, या भारत के किस प्रदेश में है, किस क्षेत्र में है। अगर पर्वतीय मृदा के विस्तार, देखो मैंने बोला था स्टेट हम नहीं लिखेंगे, हम रीजन लिखेंगे, ठीक है। तो पहला रीजन हमें मिलेगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला में मिल जाएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा दक्षिण के पर्वतीय प्रदेश, लेकिन ये अधिकांशतः होगा, और ये गौण है आपका, गौण रूप से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, या प्राथमिक क्षेत्र हो गया, और गौण क्षेत्र के रूप में दक्षिण का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सेकेंड डायमेंशन की तरफ चले, ये जो सॉइल है, इस सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो
आप बताइएगा सॉइल का उत्पत्ति कैसे होता है? सॉइल का उत्पत्ति होता है चट्टानों के टूटने फूटने के कारण। एक चट्टानें हैं, चट्टानें आपका हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, वर्षा के द्वारा, तापमान के द्वारा टूटती हैं और टूटने के कारण क्या होता है? अवसाद बनते हैं और उसी अवसादों के जमाव से किसका जन्म होता है? मृदा का जन्म होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, पर्वतीय चट्टानों के पर्वतीय चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, अपक्षय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, पर्वतीय चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। अब हम यहाँ से तीसरे डायमेंशन की तरफ चलेंगे और तीसरा डायमेंशन है हमारा इसका विशेषता। तीसरा डायमेंशन है इसकी विशेषताएं। इसका तीसरा डायमेंशन है विशेषताएं। अगर हम विशेषताओं की बातें करें, समझिएगा, अगर हम इसके कैरेक्टर या विशेषताओं की बातें करें तो आप बताइएगा ये पर्वतीय मृदा है, समझिएगा। अगर ये पर्वतीय मृदा है और हम पर्वतीय मृदा में मृदा के गठन की बातें करें, ठीक है, मृदा के गठन में बताओ आपका मृदा के जो गठन होगा, इस गठन में छोटे कण होंगे या बड़े कण होंगे? ठीक है, बड़े कणों की महत्वपूर्ण भूमिका, बड़े कणों की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, गठन में जब हम घाटी प्रदेश में जाते हैं, सुनिएगा, घाटी प्रदेश में जाते हैं तो घाटी प्रदेश में हमें, ठीक है, घाटी प्रदेश में चीका भी मिलता है। चीका समझ रहे हैं ना, कई बार यूज हो चुका है। देखिए, घाटी प्रदेश में हमको चीका भी मिलता है। ठीक, तो और विशेषता की बातें करें, अगर हम थोड़ा इसके हम और विशेषता की बातें करें, ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मृदा के गठन में बड़े कण की भूमिका हो गई, घाटी प्रदेश में चीका हो गया। देखो, भारत की कोई भी मृदा आप लीजिएगा, कोई भी A to Z कोई भी मृदा ले लेना, भारत के हर मृदा में नाइट्रोजन का कमी है। देखिए, क्योंकि भारत में जो मृदा बनी है चट्टानों के टूटने फूटने से। हम भारत में आर्कियन क्रम से लेकर के आपका कहाँ तक आ जाते हैं? क्वार्टरनरी तक आ जाते हैं। आर्कियन क्रम से क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों तक हम आ जाते हैं तो इन चट्टानों में वैसे खनिजों का अभाव पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो बताओ, हमारी मृदा जिस चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है, उन चट्टानों में ही आपका नाइट्रोजन के खनिजों का क्या है? अभाव है। तो हमारी मृदा में भी नाइट्रोजन का क्या होगा? अभाव। इसलिए भारत का कोई भी मृदा होगी, हर मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे विशेषता में कि नाइट्रोजन का अभाव होता है, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है। थोड़ा आगे चलते हैं आपका, इसके अंदर सिलिका, रेत लिखते हैं ज्यादा बेटर होगा। इसके अंदर समझिए आपका रेत, कंकड़ पत्थर, चीका, कहीं कहीं गाद, चीका, कहीं कहीं गाद की भी उपस्थिति पाई जाती है, की भी उपस्थिति पाई जाती है, उपस्थिति पाई जाती है, पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी में जैविक पदार्थ, ठीक है, जैविक पदार्थ की बातें करेंगे तो आप बताएंगे जैविक पदार्थ में समझो मृत और जिंदा दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। और जैविक पदार्थ का एक भाग क्या है आपका? ह्यूमस। तो हमें आपको जानना है कि इस मृदा में जैविक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी। इसके अंदर जैविक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा कम होती है। क्यों कम होती है? इसलिए कम होती है कि पर्वतीय मृदा है और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है तो सड़ने गलने की प्रक्रिया भी क्या होती है? कम। और सड़ने गलने की प्रक्रिया अगर कम होगा तो ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया भी क्या होगी? मंद हो जाएगी। हम बोलेंगे कि यहाँ पे जैविक पदार्थ तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जैविक पदार्थ तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक। इस मृदा में समझना, इस मृदा में ऊंचे क्षेत्रों में जहां पर, समझना, इस मृदा में ऊंचे क्षेत्रों में जहां पर हिम की उपस्थिति है, हिम की उपस्थिति है, उन क्षेत्रों में औरजोलीकरण की क्रिया होती है। उन क्षेत्रों में औरजोलीकरण की क्रिया होती है। देखो, औरजोलीकरण एक ऐसी क्रिया है, इसे समझिएगा, जिन क्षेत्रों में आपका बर्फ की उपस्थिति है, हिम की उपस्थिति है, उन क्षेत्रों में पेड़ पौधों की पत्तियां जब टूट करके नीचे गिरेंगी तो बर्फ में दब जाएंगी। कहाँ दब जाएंगी? बर्फ में दब जाएंगी। अब ये पत्तियां बर्फ में दब जाएंगी लेकिन ये पत्तियां सड़ेंगी गलेंगी नहीं, क्योंकि बर्फ पत्तियों को सड़ने गलने नहीं देगा। तो पत्तियां जब सड़ती गलती नहीं है तो पत्तियों के अंदर का जो कार्बन है, पत्तियों के अंदर क्या बैठा है? कार्बन। पत्तियों के अंदर का जो कार्बन पदार्थ हो धीरे धीरे आपका डिग्रेड होता रहता है,
अब घटित होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ने का मतलब मिट्टी का नेचर अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसी पूरी की पूरी प्रक्रिया का नाम है पौडजोलीकरण। इसी पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? इसी पूरी की पूरी प्रोसेस का नाम है पौडजोलीकरण। ये इस मृदा के अपने कैरेक्टर हैं, अपनी विशेषताएं हैं। अगर हम बातें करें, ये जो मृदा है, इस मृदा में कृषि, इस मृदा में अगर हम कृषि की बातें करें, इस मृदा में अगर हम कृषि की बातें करें, ठीक है, कृषि की बातें करें तो पॉइंट नंबर 1 समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त नहीं है। कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, अधिक उपयुक्त नहीं है। सीधा सा बोलेंगे, कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त नहीं है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हम देखेंगे तो पहाड़ी ढालों पर जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, पहाड़ी ढालों पर जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में चाय की कृषि की जाती है। उन क्षेत्रों में चाय की कृषि की जाती है। घाटी प्रदेशों में मोटे अनाज का उत्पादन, मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। घाटी प्रदेशों में मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में फल एवं फूल की कृषि भी की जाती है। फल एवं फूल की कृषि भी की जाती है। ये हो जाएगा आपका पर्वतीय मृदा तंत्र। क्या हो जाएगा? यह पर्वतीय मृदा हो जाएगा। पर्वतीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है, उत्पत्ति कहाँ कितना है, विशेषताएं इसकी क्या है आपका, देखिए विशेषताएं इसकी क्या है और इसमें किस प्रकार का कृषि किया जाता है, आदिवास में किस प्रकार का कृषि किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आदिवासी में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, मैंने आपको जो भारत की जो मृदा तंत्र है 6 मुख्य प्रकार है। कितने मुख्य प्रकार है? 6। तो इसको हम पढ़ेंगे 6+2। क्या पढ़ेंगे? 6+2 पढ़ेंगे आपका 8। और अगर आप भारत की मृदा का 8 प्रकार लिखोगे तो स्पेशल मेंशन करोगे ICAR। अगर ICAR मेंशन नहीं किया और 8 प्रकार लिख दिया, काटने वाला गलत भी काट सकता है, क्योंकि मुख्य मृदा 6 है, प्रमुख प्रदेश क्या है? 6 है, और 2 आपके क्या है? सेकेंडरी है। तो ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 भाग में बांटा है। सबने 8 भाग में नहीं बांटा है, ICAR ने बांटा है 8 भाग में। भारत के जलवायु विभाग ने भारत की मिट्टी को 2 भाग में बांटा है, ऊसर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, बस। आदिवासी में एक बांटा है आपका ऊसर मिट्टी। अरे देवी जी को जगा दीजिए, सोने से काम नहीं चलेगा देवी जी, आके आराम से सो रही। कल दिन भर भूखी थी क्या? एक बार सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या कहते हैं, एक बार सुन लीजिए क्या कहते हैं। आप लोगों की बस BPSC को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप भूखी हैं, आप भगवान शिव का पूजा कर रही हैं, आप भगवान शिव के ऊपर लेट रही हैं पूरा का पूरा। अवसर में इसे कोई मतलब नहीं है। आपके घर में कोई समस्या चल रही है, आपका तबीयत खराब हो गया है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, इससे BPSC को कोई मतलब नहीं है। BPSC को सीधा सा मतलब ये है कि 25 अप्रैल को हम एग्जाम लेंगे, आप उस एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हो, बस बात खत्म। आपके पीछे क्या है उसे कोई मतलब नहीं है। अवसर में पीछे क्या है उसे कोई मतलब नहीं कि हमारा सर तबीयत खराब हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल तबीयत ठीक करके आइएगा ना, क्या जरूरत इस बार मिलने की। हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गया तो कोई बात नहीं है, अगले साल। अभिभाषण में ये सब आपके केवल और केवल एक्सक्यूजेज हैं, बस केवल एक्सक्यूज है, बस और कुछ नहीं है। अभिभाषण में केवल और केवल एक्सक्यूज है। ठीक है, आपके घर में आपके साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं हो सकती हैं आपका कोई लड़का क्या कहते हैं दिन भर रात भर बोरिंग रोड में है, आपका बोरिंग रोड में क्या कहते हैं बेचारा रात भर क्या कहते हैं ATM में काम करता है, दिन में जाता है क्या कहते हैं आपका होटल में काम करता है, झाड़ू लगाता है और उसी समय पढ़ लेता है, उससे खराब परिस्थिति नहीं है आपका। बस एक लड़का है आपका, उसके बाद क्या कहते हैं वो बेचता है, क्या बोलते हैं लड़कियां खाती हैं, क्या बोलते हैं गोलगप्पा, फुचका, क्या बोलते हैं फुचका, ठीक है, तो फुचका क्या कहते हैं आपका, ठीक है, बेचारा दिन भर फुचका लगाता है आपका और क्या कहते हैं रात में क्लास देखता है, उससे खराब परिस्थिति, वो भी मेंस दे रहा है, उससे खराब परिस्थिति आपकी नहीं है। तो आप अगर बोलते हो कि हमारे घर की तबीयत खराब है, ये है वो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये केवल और केवल आपके एक्सक्यूजेज हैं, बस और कुछ नहीं है। BPSC को आपके एक्सक्यूजेज से कोई मतलब नहीं है। BPSC का मतलब बस इतना है कि आपने 25 अप्रैल को इतना परफॉर्म किया है, बस। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, बीमार थे, ऐसा हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप बीमार थे ना, वही तो सही है, उसको बुला लेगा। आपके लिए वो इंतजार नहीं करने वाला। कोई बात नहीं, आप बीमार थे तो कोई बात नहीं, अगली बार इंतजार कर लेते, 4 दिन बाद आ जाइएगा। ना, नहीं करेगा इंतजार। ठीक है ना? तो अपने जीवन में जितना जल्दी हो सकता है एक्सक्यूजेस देना छोड़ दीजिए। जितना जल्दी एक्सक्यूजेस देना छोड़ देंगे, उतना जल्दी आप सफलता के करीब चले जाएंगे। अदरवाइज क्या कहते हैं, बहुत क्या कहते हैं समस्याएं हैं। आप एक्सक्यूज देकर के अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हो। आप अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हो। सर हमने यार तो ऐसा हो गया, सर हम आ रहे थे रास्ते में क्या कहते हैं आपका, हमारा हाथ दर्द करने लगा, पैर दर्द करने लगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा दर्द कर रहा है ना, किसी का दर्द नहीं कर रहा होगा। जिसका दर्द नहीं करेगा उसी को ले लिया जाएगा। आप अपना हाथ पैर सही करके अगले साल आइएगा। जब हाथ पैर सही हो जाएगा तो अगर मेरा मन करेगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, बात खत्म। जाइए। यही बात सुन में, ठीक है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक डेथ हो गई उनकी, ठीक है, प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जब मैं पढ़ता था, माजिद हुसैन का किताब आप पढ़ते होंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उनसे पढ़ा हूँ। तो जानते हो क्या कहते थे उन्होंने, वो बोलते थे कि यूपीएससी, जानते हो अजीत, यूपीएससी एक महबूबा की तरह है। ठीक है, वो बोलते थे कि यूपीएससी एक महबूबा की तरह है। तो हमने बोले कैसे, बताइए, समझाइए यार। तो बोले कि यूपीएससी एक ऐसी महबूबा है जो तुमसे मिलेगी जरूर यार, जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो मिलेगी तड़पा तड़पा के मिलेगी। ये उनका स्टेटमेंट है, मिलेगी जरूर, वो तड़पा तड़पा के मिलेगी। उसको उससे मिलने के लिए ना 3 बैरियर है, और तीनों बैरियर पास करोगे तभी मिलेगी तुमसे। देखिए, पहला बैरियर पास का, और उसके उन्होंने बोला कि बड़ा निर्दयी है, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। पहला बैरियर तुम पास कर जाओगे तो कोई, आप दूसरा बैरियर फेल कर गए, देखेगी भी नहीं तुम्हारी तरफ, आयो बजाओ फिर से पास करके आना। तीसरा बैरियर भी तुम वापस आ जाओगे तभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। इमोशन लेस है, कोई इमोशन नहीं है आपका। आईवास में इमोशनल लेस है, हर्टलेस है। इसी बस एक चीज से मतलब है, हमारे 3 बैरियर हैं, अगर आपने पास किया है तो आइए ना, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने तीनों में कोई फेल कर गए हो, रूथलेस है, इमोशनलेस है, पलट के देखेंगे भी नहीं आपका, मिलने की तो बात ही छोड़ दो। आईवास में इसीलिए क्या कहते हैं, अगर ऐसा काम करना है तो जीवन में एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो। एक्सक्यूजेस देना अगर छोड़ दोगे तो सफलता के करीब पहुंच जाओगे। एक्सक्यूजेस हमेशा हमें से पीछे खींचते हैं, और आप लोग वही काम करते हो। सर हमारा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेट आ गए, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, सर 1 घंटा कम पढ़। किसने मना किया था 1 घंटा कम पढ़ो? कोई हाथ पकड़ लेता है आपका, या किताब खोल दो तो कोई बंद कर देता है। समझ में क्या कहना चाहता हूँ? इन सब चीज़ों पे सोचो थोड़ा एक बार। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, एक्सक्यूजेस देना बंद करो। एक्सक्यूज देख करके आप मुझे खुश कर सकते हो बस, ठीक है। आप अपने बोर्ड को खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान देना, अदरवाइज मुश्किलें हैं आप लोगों के साथ। एक तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ठीक है। जितने लोग मुझे आंसर दिखाते हो, जो भी दिखाते हो, 10 15 20 लोग, आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है। लैंग्वेज पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। कंटेंट, आपके कंटेंट के ऊपर काम करना है। क्वेश्चन पूछता कुछ और है, आप कुछ और आके चले आते हो। यानी कि बहुत सारे लूज पोल हैं आपके पास। हमें सब पे एक एक करके क्या करना है, काम करना है। लैंग्वेज का अब आप कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज अगर आप सुधारना चाहते हो, थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम सुधारना चाहते हो, तो इससे पढ़ रहे हो ना आप, देखिए एक काम कीजिए, 2 महीने 3 महीने का योजना कुरुक्षेत्र का किताब ले लीजिए, कुरुक्षेत्र ले लीजिएगा, कुरुक्षेत्र का किताब ले लीजिएगा। उसमें से जो निबंध वाले टॉपिक है आपको उसको पढ़ डालिए, वह थोड़ा आपका लैंग्वेज सुधार देगा, वो सुधार देगा। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है लैंग्वेज सुधारने का, तो आप बेटर है कॉन्टेंट पे काम कीजिए, ठीक है ना। कॉन्टेंट पे काम करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अदरवाइज मुश्किल है, थोड़ा सी जान लीजिएगा। जरूर मिलेगा, क्या चीज़, क्या छूट गया, रोवाई छूट गया। पीपीटी वाइट कर दें, तो जो मैं करवाता हूँ तो लिखते हो ना, तुम क्यों नहीं लिखते हो? अच्छा निकलवाते भी हो, और तुम्हारा शुरू से बोलना कि वाइट कर दीजिए। इतने देर से माहौल क्यों बना रहे थे? लो वाइट कर देते। अब ठीक है ना। चलो देखो, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे बस अब हम मिट्टी को खत्म करके हम पॉपुलेशन की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं, और पॉपुलेशन का पहला टॉपिक बड़ा लंबा टॉपिक होगा। चलो बालक, जुड़ोड़ बेटा जल्दी से स्टार्ट करो। जुड़ोड़ मृदा की बातें करें, विस्तार की बातें करो। किसकी बातें करेंगे? विस्तार। विस्तार में बोलना भारत के 44 to 46% भाग पर, ठीक है, हिस्से पर 44 से 46% हिस्से पर मिट्टी पाई जाती है। बोलोगे सर आपने 44 से 46% क्यों लिख दिया? 44 से 46% बच्चे हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो मृदा है, मृदा का एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। आपने बिल्डिंग कहाँ बनाया है? इसी मिट्टी बनाया। रोड कहाँ बना रहे हो? इसी मिट्टी पे। हाईवे कहाँ बना रहे हो? इसी मिट्टी बना रहे हो आपका, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या कहते हैं, आपने एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया? इसी मिट्टी पे बनाया आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। हम एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, 44 से 46% हिस्सा। चलिए आगे बढ़िए जरा सा। अगर हम बातें करें कि भारत में इस मृदा का विस्तार बच्चे कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या जवाब दे दोगे? ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। एक हिस्सा हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, एक हिस्सा हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। चलो उत्तर भारत को बताओ, केवल उत्तर भारत का विशाल मैदान क्या? याद कीजिए, ठीक है, याद करो क्या कहते हैं, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, जहां पे क्वार्टररी चट्टानें बैठी हुई है। तो लिखा हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा? पूर्वी तटवर्ती प्रदेश।
पूर्वी तटवर्ती प्रदेश की बातें करते हैं, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। चलिए अगर हम इस मिट्टी के बच्चे उत्पत्ति की बातें करें, चलो इस मिट्टी की हम उत्पत्ति की बातें करें। इस मिट्टी का उत्पत्ति आप जानते हो, उत्तर भारत के विशाल मैदान का उत्पत्ति कैसे हुआ है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका? हाँ, नदियों द्वारा, हाँ नदियों द्वारा, ठीक है, जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण, जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण, जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया, निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा, चलिए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका कैरेक्टर, अब हम इसका विशेषता डिस्कशन करते हैं, इसकी कैरेक्टर के बारे में बातें हम कर लेते हैं, इसकी कैरेक्टर या इसकी विशेषताएं, विशेषताएं या इसके कैरेक्टर। चलिए करते हैं स्टार्ट जरा सा। अगर हम कैरेक्टर या विशेषताओं की बातें करें, कैरेक्टर या विशेषताओं की बातें करें, हम सीधा बोलेंगे कि ये, ठीक है, नदियों के अवसाद हैं या नदियों के निक्षेप हैं, नदियों के निक्षेप के उदाहरण। सारे बच्चे बताओ, अगर ये नदी के निक्षेप हैं तो नदी के निक्षेप में आप बताओ रेत मिलती है कि नहीं मिलती है? नदी के निक्षेप में बताओ गाद मिलता है कि नहीं मिलता है? नदी के निक्षेप में बताओ चीका मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, एक और शब्द लिखता हूँ, मृतिका, याद है आपको? ठीक है, आपका तो रेत है, गाद है, चीका है, मृतिका की उपस्थिति, की उपस्थिति, उपस्थिति, रेत, गाद, चीका, मृतिका की उपस्थिति, की उपस्थिति। थोड़ा इसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन उठा कि इसमें जाके और बातें करते हम सिंपल से बोलेंगे, इसमें भी नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन का अभाव होगा, इस मृदा में भी नाइट्रोजन का अभाव होगा। नाइट्रोजन की बात सपोज कीजिए, अगर हम जैविक पदार्थ की बातें करें, जैविक पदार्थ या ह्यूमस की बातें करते हैं, अगर हम जैविक पदार्थ की बातें करें, ह्यूमस की बातें करें, तो ह्यूमस की मात्रा, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा कम या ज्यादा? श्योर हैं आप? ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी, इस पॉइंट को लेकर आप श्योर हैं? ठीक है, आपने बोला ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी, आपकी बात क्यों मालूम है कि ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी? आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर नदियां हैं तो नदियां आपका क्या करेंगी? अवसादों का जमाव करेंगी, तो नदियों में पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं टूट कर गिरेंगी और नदी के अवसाद में जमा हो जाएगी, जमा हो जाएंगी तो सड़ने गलने की प्रक्रिया क्या होगी? मान लिया, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। इसमें सड़ने गलने की प्रक्रिया अगर तेज होगी तो सड़ने गलने के कारण जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो माइक्रोब्स पैदा होते हैं, जो सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं, वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? तो सूक्ष्मजीव खाएगा क्या? सूक्ष्मजीव खाएगा क्या? इसका जवाब दे दो। सूक्ष्मजीव का भोजन क्या है? ह्यूमस। सूक्ष्मजीव का भोजन क्या होता है? ह्यूमस। सड़े गले पदार्थों को ही सूक्ष्मजीव खाता है। आवाज में तो इसके अंदर जैविक पदार्थ ज्यादा होगा, ह्यूमस कम होगा, क्योंकि जैविक पदार्थ में जिंदा और मृत दोनों पदार्थ आते हैं आर्यतिवासन में। ठीक है, पॉइंट को लिखो मत, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। दूसरा, अगर ये बताओ जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा अगर है तो इस मृदा में कहीं कहीं जल जमाव भी होगा। अगर कहीं कहीं जल जमाव होगा तो जल जमाव होगा तो सिंपल सी बात है, ऊपर का जो जल है वो रीस कर कहाँ जाएगा? तो रीस कर जब नीचे जाएगा तो क्या ह्यूमस को ऊपर ही छोड़ देगा? कहाँ लेके जाएगा? नीचे। तो ह्यूमस को नीचे लेके जाएगा तो ह्यूमस की मात्रा ज्यादा हुई कैसे? इतना जवाब दे दीजिए। आयुर्वेद में बोलोगे दो फैक्टर हैं जिससे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा नहीं होती। पहला, निच्छालन की क्रिया। कौन सा क्रिया? निच्छालन की क्रिया। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका इसके अंदर माइक्रोब, सूक्ष्मजीव ज्यादा होते हैं। सूक्ष्मजीव अगर ज्यादा होंगे तो सूक्ष्मजीवों का भोजन क्या होता है? सूक्ष्मजीवों का भोजन आपका सड़ा गला पदार्थ होता है, और सड़े गले पदार्थ को ही हम ह्यूमस कहते हैं। तो जितना तेजी से ह्यूमस बनेगा उतना तेजी से सूक्ष्मजीव उसको खा लेगा। आयुर्वेद में इसलिए ह्यूमस की मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हम बोलेंगे, अगर बचना चाहते हो तो लिखना जैविक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि जैविक पदार्थ में मृत जैविक पदार्थ भी आएगा और जिंदा जैविक पदार्थ भी आएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ से और आगे चलते हैं। आपका इसके अंदर आपका चूना, चूना समझ रहे हैं ना? चूना, ठीक है, की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके अंदर चूना की मात्रा पर्याप्त होती है, चूना की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, इसके अंदर आपका पोटेशियम की मात्रा पर्याप्त होती है। हाँ, फास्फोरस कुछ कम होता है, फास्फोरस कुछ क्या होता है? कम होता है। ये इसके कैरेक्टर हो गए। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के हमने दो प्रकार देखा है, आप जानते हो। इस मिट्टी के हमने दो प्रकार देखा है, एक देखा है बांगर तो एक देखा है खादर। तो हम जानते हैं कि इस मिट्टी के दो प्रकार हैं, बांगर और खादर। बांगर और खादर इस मृदा के दो प्रकार है, दो प्रकार है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे और हम कृषि की बातें करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे आकर के अब कृषि की अगर हम बातें करें, कृषि, कृषि तो सिंपल सी बात बताइए, यह मृदा उपजाऊ है ना? ठीक है, यह मृदा उपजाऊ मृदा का उदाहरण है, मृदा उपजाऊ मृदा का उदाहरण है, यह मृदा उपजाऊ मृदा का उदाहरण है। चलिए बताइए, अगर यह उपजाऊ मृदा का उदाहरण है तो यहाँ पे सघन कृषि कार्य किया जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे सघन कृषि कार्य किया जाता है, सघन कृषि कार्य किया जाता है। सघन कृषि के साथ-साथ यहाँ पे मिश्रित कृषि कृषि भी की जाती है, मिश्रित कृषि, ठीक है। मिश्रित कृषि के साथ-साथ यहाँ पे व्यावसायिक कृषि भी की जाती है, व्यावसायिक कृषि भी की जाती है, ठीक है। व्यावसायिक कृषि भी की जाती है, ठीक है। व्यावसायिक कृषि का मतलब हम फसल का उत्पादन व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। अब कुछ लोग उठा के ठीक है, इतनी सारी कृषि, इतने प्रकार की कृषि अगर हो रही है, तो प्रमुख फसल की अगर हम बातें करें, आप जानते हो बताने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रमुख फसल की अगर हम बातें करें, तो चाहो अगर छोटा लिखना, एक साथ लिख लो रबी, खरीफ और जायद। तीनों तो होती है यहाँ पे। रबी की फसल भी होती है, खरीफ की फसल भी होती है और क्या होती है? जायद की फसल भी होती है आपका। तो तीनों प्रकार की फसलें यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है। रबी, खरीफ और जायद, ठीक है, तीनों फसलों का उत्पादन, तीनों फसलों का उत्पादन, ठीक है। रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों का उत्पादन किया जाता है। आई बात समझ में? अब अगर आप चाहो यहाँ पर तो तीनों फसलों में से कुछ फसलों का नाम लिख सकते हो। आई बात समझ में? आप चाहो या ऐसे ना लिख करके अलग से फसल का ही नाम लिख दीजिए। धान का उत्पादन, धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया। इसके अलावा समझो आपका दलहन हो गया, तिलहन हो गया, मोटे अनाज हो गया, सब्जी का उत्पादन हो गया। देखिए, जितनी फसल का नाम आप जानते हो आप लिख दीजिए। या सिंपल सा ऐसे आपके बिहार में जितनी फसल का उत्पादन होता है, सारी की सारी फसल को वन बाय वन करके यहाँ पे लिख दो। या अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप स्मार्ट मूव लो, तीनों फसल का नाम लिख दो। यहाँ पे सीधे लिखना है आपका, या आपका या इस मृदा में आपका तीनों कृषि फसलों रबी, खरीफ और जायद का प्रचुर उत्पादन किया जाता है। इन तीनों फसलों में धान और गेहूं प्रमुख, धान और गेहूं प्रमुख फसलों के रूप में उत्पादित की जाती है। आवास में ऐसे लिख करके आप कंप्लीट कर सकते हो, या आपकी मर्जी, आप क्या करो अलग अलग फसल का नाम लिख दो, चॉइस आपकी है। देखिए, जलोढ़ से हम आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ से हम आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ से हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, ब्लैक की तरफ चलते हैं, काली मृदा, काली मृदा या ब्लैक सॉइल की तरफ चलते हैं। काली मृदा या ब्लैक सॉइल, इसकी बातें अगर हम करें, आपका इसकी बातें हम करें तो हम बोले इसका विस्तार अगर हम देखें, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये जो मृदा है, इस मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम या तो स्टेट लिखते हैं या सीधा एक लाइन लिखे, दक्कन लावा का प्रवाह, दक्कन लावा के प्रवाह का क्षेत्र, दक्कन लावा के प्रवाह का क्षेत्र। एक लाइन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे दक्कन लावा के प्रवाह का क्षेत्र। स्टेट अगर आप लिखना चाहते हो बिल्कुल फ्री है, आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बातें करें, इसकी अगर हम उत्पत्ति की बातें करें, ठीक है, उत्पत्ति की बातें करें, तो इसका फॉर्मेशन, उत्पत्ति कैसे हो, सुनो ध्यान से। अब थोड़ा सा आपको अलग कैसे करना है, बाकी लोग लिखेंगे आपका लावा की चट्टान से, आप स्पेशल चट्टान का नाम लिखना, बेसाल्ट लिखना। क्या लिखना? बेसाल्ट। क्योंकि लावा की चट्टान में केवल बसाल्ट नहीं आता, बेसाल्ट भी आता है, ग्रेनाइट भी आता है, गैब्रो भी आता है, रायोलाइट भी आता है, समझ लो सर्पेंटाइन भी आता है, नंबर ऑफ रॉक्स आती है। तो नंबर ऑफ रॉक्स आती है तो केवल ये लिख के आप बच नहीं सकते हो इसका निर्माण लावा की चट्टानों से हुआ, नहीं, आप स्पेशल लिखो आपका, ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानों से। सीधा में लिखना है उत्पत्ति, निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, बेसाल्टिक चट्टानों की अपक्षय, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इसका कैरेक्टर या इसकी विशेषता, इसकी हम कैरेक्टर देखेंगे, इसकी हम विशेषताएं देखेंगे, इसकी विशेषताएं या कैरेक्टर। चलिए, विशेषताएं या कैरेक्टर की बातें करते हैं। तो आपका बोला गया इस मिट्टी का रंग कैसा है? काला, ठीक है, रंग काला। क्यों काला है? इसका रंग काला क्यों, तो क्या जवाब देना है? ठीक है, नहीं, सुनो ध्यान से, वेट करो ना, वेट करो। इसका रंग काला है, ठीक है, बाकी लोग लिखेंगे जीवाश्म नहीं वाला, ठीक है। इसका रंग काला है लोहे के कारण, इसके कारण, लोहे के कारण इसका रंग काला। आप लोहा मत लिखना, लोहा 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेलाइट, लिमोनाइट। आइवासन में तुम लिखना मैग्नेटाइट लिखना, क्योंकि मैग्नेटाइट जो होता है उसका रंग काला होता है, ठीक है। तो सीधा लिखोगे आपका रंग काला है, तो यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण, मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण। आगे बढ़ेंगे, हम बोलेंगे इस मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, इसे रेगुर मृदा कहा जाता है, कहा जाता है,
रेगुर का मतलब कपास होता है। रेगुर का मतलब कपास, तो लिखा गया कपास के उत्पादन के कारण, कपास के उत्पादन के कारण, कपास के उत्पादन के कारण। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर हम बातें करें इस मृदा में लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिका, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिका तत्व की प्रधानता होती है, तत्वों की प्रधानता होती है, तत्वों की प्रधानता होती है। ये तत्व इसके अंदर उपस्थित है, इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बातें करें यहाँ पे जैविक पदार्थ का अभाव पाया जाता है, जैविक पदार्थ एवं नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, जैविक पदार्थ एवं नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब ये मिट्टी गीली होती है, गीली होने के बाद यह मुलायम, मुलायम एवं चिपचिपी हो जाती है, मुलायम एवं चिपचिपी हो जाती है। गीली होने के बाद यह मुलायम एवं चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। अब देखो गीली होने के बाद जब ये मुलायम और चिपचिपी हो जाती है, समझो, तो इस मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सूखने के बाद, सूखने के पश्चात यह मृदा कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है एवं बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, समझिए। अगर आपके इसके अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, तो बड़ी बड़ी दरारें अगर पड़ जाएगी तो सिंपल सी बात ये है आपका, इसके अंदर हवा प्रवेश कर जाती है। क्या प्रवेश कर जाती? हवा। और हवा प्रवेश कर जाती है आपका, किसे बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा, क्योंकि हम आपका मृदा की जुताई हवा के लिए करते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। अब अगर हम बातें करें इस मृदा तंत्र में कृषि की बातें करें, ये जो मृदा है इस मृदा में कृषि की बातें करें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यह कृषि के अनुकूल है, कृषि के अनुकूल मृदा है, कृषि के अनुकूल मृदा है, आसानी से यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। अगर ये कृषि के अनुकूल मृदा है, यहाँ पे अगर डिस्कस किया जाए फसल, फसल के उत्पादन की बातें करें, कृषि की अनुकूल मृदा है और फसल के उत्पादन की अगर हम बातें करें, समझिए, फसल के उत्पादन की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे कपास प्रमुखता से उत्पादन होता है, उत्पादन प्रमुखता से, कपास का उत्पादन प्रमुखता से होता है, लेकिन केवल कपास नहीं होता है। वास्तव में केवल कपास का उत्पादन नहीं होता, क्योंकि स्पेशली क्या है ना, कपास की जो खेती है आपका किसकों के लिए, आपका गैम्बलिंग है, जुआ है। क्या है? जुआ। कपास का उत्पादन मान लीजिए किया जा रहा है, रात में कपास का उत्पादन किया जा रहा है आपका, और कपास की फसल मान लीजिए तैयार हो गई है, किसान तैयारी कर रहा है, कपास की फसल का हार्वेस्टिंग किया जाएगा, इसे काटा जाएगा, तब तक मान लीजिए तेज आंधी चलने लगी, बारिश होने लगी, तेज आंधी चलने लगी, बारिश होने लगी, तो कपास की फसल तो बर्बाद हो गई, ठीक है। तो इसलिए किसानों के लिए इसे जुआ कहा जाता है। तो किसान का अगर जुआ है तो किसान जुआ खेलना नहीं चाहता, तो किसान क्या कर रहे हैं, साउथ इंडिया के किसान इसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं और इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। जहां जहां जल उपलब्ध है, कावेरी नदी का घाटी हो गया, कृष्णा नदी का घाटी हो गया, गोदावरी नदी का घाटी हो गया, जहां जहां जल उपस्थित है वहां पे बड़े स्तर पे गन्ने की खेती की जा रही है। तो आपका कपास का उत्पादन किया जा रहा है, कपास के उत्पादन के साथ साथ गन्ने की कृषि की जाती है, कृषि, गन्ने की कृषि के साथ साथ जहाँ पे जल का अभाव है वहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है, मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है, तंबाकू का उत्पादन। देखिए ये यहाँ पे उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। ये हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बाद हम चलेंगे आपका लाल और पीली मृदा की तरफ। ब्लैक सॉइल के बाद हम चलेंगे लाल और पीली मृदा। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे लाल और पीली मृदा। मुख्यतः लाल है, लाल एवं पीली मृदा, पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा की अगर हम बातें करें
लाल एवं पीली मृदा की बातें अगर करें और विस्तार की बातें करें, समझिए विस्तार की बातें करें कि ये जो मृदा है, इस मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस मृदा का विस्तार आपको भारत में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, याद रखो। पहला पहला पाया जाएगा आपको पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, नागालैंड चले जाओ, ठीक है, आपका मेघालय चले जाओ, ठीक है, असम का हिस्सा छोड़ देते हैं, मेघालय चले जाओ। इस पूरे की पूरे रीजन में कैसी मिट्टी है आपकी, आपका लाल मिट्टी है, तो हम सीधा से लिखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी पहला हिस्सा होगा। पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वी हिमालय मत लिख देना, पूर्वी हिमालय अलग है और पूर्वांचल की पहाड़ी अलग है। पूर्वांचल की पहाड़ी। दूसरा हम लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा, का पूर्वी हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी हिस्सा का मतलब कहाँ पे, आंध्र की तरफ चलो। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या करेंगे हम, आपका तटीय क्षेत्र छोड़ देंगे, आंध्र प्रदेश की तरफ चलो, तेलंगाना की तरफ चलो, छत्तीसगढ़ की तरफ चलो आपका। ठीक है, कुछ हिस्सा झारखंड का ले लीजिए, नीचे आप चलिए, नीचे चल करके आप क्या कीजिए, तमिलनाडु की तरफ जाइए। इस पूरे के पूरे बेल्ट में आपका क्या बैठी हुई है, लाल और पीली मिट्टी बैठी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेट नहीं लिख रहे हैं, हम रीजन लिख रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन अगला पॉइंट आते हैं, ये जो मृदा है, इस मृदा का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये जो मृदा है, इस मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इस मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई हम इसके बारे में जानते हैं यहाँ पर कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मृदा की उत्पत्ति की अगर हम बातें करें तो हम बोलेंगे नीस एवं शिष्ट जैसी चट्टानों के, जैसी चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, नीस एवं शिष्ट जैसी चट्टानों की अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा इसका उत्पत्ति होता है। अब हम चलते हैं आगे, इसके कैरेक्टर की बातें कर लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी कैरेक्टर या इसकी विशेषता, विशेषता की बातें करते हैं। विशेषता की बातें करेंगे आपका तो ठीक है, पहला बोलेंगे लाल रंग है इसका, लाल रंग, लाल रंग है आपका आयरन या फेरिक ऑक्साइड, आयरन या फेरिक, आयरन या फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे आपका तो इस मृदा में भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ इत्यादि का अभाव, इत्यादि का अभाव, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ इत्यादि का अभाव। थोड़ा सा और डिस्कशन करें इसके अंदर, आयरन, आयरन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एवं सिलिका की ऑक्साइड की उपस्थिति, सिलिका के, सिलिका के ऑक्साइड की उपस्थिति, सिलिका की ऑक्साइड की उपस्थिति। देखिए स्पेशली क्या कहते हैं आपका धातु होते हैं, एक पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर आपके धातु हैं, धातु के ऑक्साइड, इसके अंदर धातु हैं या धातु के ऑक्साइड की उपस्थिति, धातु के ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका हम धातु के ऑक्साइड की बातें करते हैं, धातु के ऑक्साइड अगर किसी जगह होते हैं तो उसका नेचर अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय, अम्लीय नहीं क्षारीय। ठीक है, इसका नेचर क्या हो जाएगा, क्षारीय। इस मिट्टी के अंदर आपका धातु के ऑक्साइड है, इसके ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है, धातु के अगर ऑक्साइड है तो मृदा का नेचर अपने आप क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, तो मृदा का नेचर अपने आप क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बातें करें इसमें कृषि की, इसका कैरेक्टर हो जाएगा। अगर हम बातें करें इसका कृषि, ठीक है, अगर हम कृषि की बातें करें, ठीक है, तो सीधा से हम बोलेंगे कि ये अत्यधिक उपजाऊ मृदा नहीं है, यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा नहीं है, अत्यधिक उपजाऊ, ये अत्यधिक उपजाऊ मृदा नहीं है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा नहीं है, अतः सघन कृषि कार्य का अभाव है, सघन कृषि कार्य का अभाव, अतः सघन कृषि कार्य का अभाव है, अभाव है। यहाँ पे हम कुछ फसलों की बातें अगर करें,
कर ही ले मान लीजिए कुछ फसल की बातें, कुछ फसल की बातें अगर करें आपका, तो ये जो मिट्टी है आपका समझो ये अर्सुस प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अर्सुस प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर ये अर्सुस प्रदेश में पाई जाती है तो सिंपल सी बात है वाटर बहुत ज़्यादा नहीं है। वाटर जब बहुत ज़्यादा नहीं है तो किसका उत्पादन होगा भाई? सुनो, मोटे अनाज का उत्पादन होगा, तिलहन वाली फसल का उत्पादन होगा। इसके अंदर आपको